मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन और उससे संबंधित गणनाएं। अब हम बात करेंगे हिमांक और हिमांक में अवनमन तथा उससे संबंधित गणनाओं की। तो सबसे पहले बात करें हम हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट्स। आपने बचपन में या नाइन्थ वगैरह में पढ़ा है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका हिमांक कहलाता है। अभी थोड़ा सा हम लोग उस परिभाषा को और मॉडिफाइड करेंगे। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं वह ताप जिस पर किसी द्रव की का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है हिमांक कहलाता है। अब हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। हिमांक में अवनमन, अवनमन का अर्थ होता है झुकाव या कमी। अब जानते हैं कि किसी भी जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक विलयन के हिमांक से सदैव अधिक होता है। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें तो वह अपने शुद्ध हिमांक के पहले ही जम जाता है। हिमांक में हुई यह कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। तो परिभाषा के आधार पर देखें तो किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से सदैव कम होता है। हिमांक का यह अंतर यानी शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक का यह अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है। सपोज डेट कोई विलयन है, कोई विलायक है, शुद्ध विलायक, उसका हिमांक T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, विलयन का हिमांक T2 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हिमांक का डेल्टा T होगा इसे डेल्टा TF इक्वल टू T1 माइनस T2, अर्थात हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा TF बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब हम बात करें हिमांक के अवनमन और मोललता में संबंध। कह रहे हैं हिमांक में अवनमन व मोललता में संबंध। राउल्स के नियमानुसार हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध होता है। हिमांक का अवनमन डेल्टा KF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M या डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। यदि मोललता 1 हो अर्थात m बराबर 1 तो डेल्टा TF इक्वल टू KF, जहां KF मोलल अवनमन स्थिरांक है। बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम लोग TF, KF, W या M की गणना कर सकते हैं, किंतु प्रश्नों में
यम मोललता का मान नहीं दिया होता, अतः इस सूत्र को नए तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू गुणे एम, जहाँ एम अणुभार है। चूंकि मोललता बराबर स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू गुणा एम। इस सूत्र की सहायता से हम यम यानी अणुभार की गणना भी कर सकते हैं। तो यम अणुभार बराबर हो जाएगा के एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू। अब हम बात करेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक की। मोलल अवनमन स्थिरांक KF। बच्चों इसकी परिभाषा नोट करेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहलाता है। आपको अभी बताए थे कि डेल्टा TF इक्वल टू KF गुणे M, और यदि M बराबर 1 यानी मोललता बराबर 1 तो डेल्टा TF इक्वल टू KF। का मान या KF की यूनिट की बात करें तो KF की यूनिट होती है डिग्री मोलल या केल्विन प्रति मोलल। केल्विन प्रति मोलल, या फिर हम कह सकते हैं कि किलो केल्विन किलो प्रति मोल। केल्विन किलो प्रति मोल, ये आपकी KF की यूनिट हो गई। इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो हम लोग विलायक की मात्रा सूत्र में 1000 ग्राम ले रहे हैं, उसकी जगह अगर हम 100 ग्राम रखें तो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक मिलता है। अतः इसकी परिभाषा नोट करेंगे। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलयन का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसको K से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों अभी हम कुछ विलायकों का मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान बताएंगे। विलायक और मोलल अवनमन स्थिरांक। केल्विन प्रति मोलल।
या जल का होता है 1.86। दूसरा है एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका होता है 1.90। क्लोरोफॉर्म 1.90 नहीं, 1.99। तीसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका होता है 4.70। और इसके अतिरिक्त बेंजीन का होता है 5.1। बेंजीन C6H12। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हिमांक का अवनमन और हिमांक के अवनमन तथा मोललता में संबंध, और उसके आधार पर हम लोगों ने विभिन्न मोललता के आधार पर अणुभार, भार इत्यादि की गणना के लिए सूत्र स्थापित किया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उससे संबंधित कुछ गणनाओं की। इससे संबंधित एनसीईआरटी का एक प्रश्न है, शक्कर का 5% द्रव्यमान के अनुसार W/V जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो प्रकार का विलयन लिया गया है। एक विलयन है शक्कर का और दूसरा विलयन है ग्लूकोज का। तो दोनों के लिए हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले इसको देखें। तो शक्कर का विलयन यानी स्मॉल w, पहले विलयन के लिए स्मॉल w है 5 ग्राम। दूसरे इसके लिए पहले विलयन के लिए कैपिटल W है 100 - 5 = 95 ग्राम। क्यों कुल विलयन 5% है, 5% का मतलब 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। तो 100 - 5 = 95 ग्राम। डेल्टा TF इक्वल टू शुद्ध विलायक का द्रव्यमान, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो शुद्ध विलायक यानी जल का हिमांक दिया हुआ है 273.15 माइनस विलयन का हिमांक दिया है 271 यानी 2.15 केल्विन। KF की गणना करनी है। पहले वाले विलयन के लिए हम KF निकालेंगे और KF निकल जाने के बाद दूसरे विलयन के लिए हम लोग TF की गणना करेंगे, क्योंकि जल के लिए KF का मान दोनों विलयन में सेम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर होता है 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणे M। यहाँ M की बात करेंगे तो शक्कर के लिए, शक्कर का अणुसूत्र होता है C12H22O11। अतः 12 × 12 धन 1 × 22 धन 16 × 11 बराबर, जोड़ेंगे तो यह आएगा 342। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो 1000 गुणे
सॉरी, टीएफ की वैल्यू रख दें 2.15 बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे 5 बटे स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू है 95 गुणे और भार निकाले हैं 342, 5 एकम 5 5 नम 45। के एफ बराबर 2.15 गुणे 19 गुणे 342 बटे 1000। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13.17 के लगभग में। तो के एफ निकल गया, यहां तक नोट कर लीजिए। अभी के एफ निकाल लिए। अब के एफ का मान हम लोग दूसरे विलयन के लिए रखेंगे। तो दूसरे विलयन के लिए दूसरा जो ग्लूकोज का विलयन है उसमें भी डब्ल्यू का मान यानी स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम है। यम ग्लूकोज का अणु भार 180 होगा, जोड़ लीजिएगा C6H12O6 12 गुणे 6 धन 12 धन 6 गुणे 16। के एफ मिल गया आपको 13.13। अब हम बात करें डेल्टा टीएफ की। टीएफ की गणना करें तो सूत्र लिख लें, डेल्टा टीएफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणा एम। डेल्टा टीएफ बराबर 1000 गुणे के एफ का मान 13.13 गुणे स्मॉल डब्ल्यू 5 बटे कैपिटल डब्ल्यू 95 गुणे यम 180। कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये 19 डेल्टा टी एफ बराबर आएगा 4.02 के लगभग में। ये आपका डेल्टा टी एफ हो गया। डेल्टा टी एफ बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अतः विलयन का हिमांक बराबर डेल्टा टी एफ प्लस शुद्ध विलायक का हिमांक बराबर 273.15 धन 4.02 बराबर 273.17 केल्विन। हम एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे, नोट करेंगे 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए।
ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, डब्लू, स्मॉल डब्लू की मात्रा दिया हुआ है, स्मॉल डब्लू बराबर दिया है 0.48 ग्राम। कैपिटल डब्लू दिया है 10.6 ग्राम। डेल्टा टीएफ दिया हुआ है 1.8 केल्विन तथा केएफ का मान दिया हुआ है 5 केल्विन प्रति मोलर। तो हम बच्चों सूत्र है डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू इंटू एम। हमको एम की गणना करनी है, तो यहां से हम लोग सूत्र को ही पक्षांतरित करें। एम बराबर 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्लू। तो एम बराबर 1000 गुणे 5 गुणे 0.48 बटे 10.6 गुणे 1.8। अगर कैलकुलेशन देखें तो ये आपका वैल्यू आएगा 125.8। कैलकुलेट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हिमांक में औनमन तथा मोललता में संबंध और उस पर आधारित कुछ गणनाएं। आज हम बात करेंगे प्रासरण दाब के नियम और प्राश्रयी तथा संप्राश्रयी विलयन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें प्रासरण की। इसका बहुत सिंपल उदाहरण आपने देखा होगा कि किशमिश, सिंपली आपने देखा है जब पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, अर्थात पानी को अवशोषित कर लेता है। लेकिन किशमिश में उपस्थित सांद्र ग्लूकोज का विलयन बाहर नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक के डोर प्रवाह या तनु विलायक से सांद्र विलयन की ओर विलायक का स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये कोई विलयन है, इधर सांद्र विलयन विलायक या तनु विलयन। कह रहे हैं कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा सांद्र विलयन की तरफ तनु विलयन का या शुद्ध विलायक का गमन प्रासरण कहलाता है। सिंपली इसको आपको एग्जांपल बताएं, किशमिश में जो
उसका छिलका होता है वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? एक नया क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो अपने भीतर प्रवेश करने दे किंतु विलेय के कणों को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। कॉपर फेरोसाइनाइड्स की झिल्ली आर्टिफिशियल अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त बकरे का आमाशय, अंडे की झिल्ली इत्यादि भी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रासरण दाब की। प्रासरण दाब को सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर प्रासरण के कारण उत्पन्न दाब, द्रव स्थैतिकी दाब को विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अब इसको थोड़ा दूसरे भाषा में समझें। जैसे ये कोई विलयन है, इसमें इधर हम लोग सांद्र विलयन रखे हैं और इधर तनु विलयन या विलायक। अगर हम इसको स्वतः छोड़ दें तो ये विलेय, अगर विलायक की मात्रा यहां तक है तो ये क्या करेंगे? ये स्वतः विलयन, सांद्र विलयन की तरफ गमन करेंगे। अगर हम इस पर कोई ऐसा दाब डाल दें जिसके कारण विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन की तरफ गमन रुक जाए, तो जितना भी दाब इस पर पड़ रहा है, जो दाब इस पर पड़ेगा वह दाब कहलाएगा प्रासरण दाब। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक का सांद्र विलयन की तरफ गमन को रोकने के लिए आवश्यक दाब प्रासरण दाब कहलाता है। तो इसकी दूसरी परिभाषा आप नोट करेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। बात करेंगे इससे संबंधित छोटी छोटी परिभाषाओं की, जिसमें समदाबी विलयन, समप्राश्रयी विलयन इत्यादि की। हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समप्रासारी विलयन। इस विलयन के बारे में बात करें तो कह सकते हैं समान ताप पर जिन विलयनों के प्रासरण दाब समान होते हैं समप्रासरयी विलयन कहलाते हैं। जैसे अगर हम दो विलयन लें ए और बी, तो दोनों के प्रासरण दाब क्या हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे समान हो, तो इस प्रकार के विलयनों को समप्रासरयी विलयन कह सकते हैं। वैद्युत अपघट्यों के लिए समप्रासरयी विलयन में दोनों विलयनों के मोलों की संख्या सेम होती है, अर्थात Na अपान Va बराबर Nb अपान Vb, जहाँ Na विलयन A के मोलों की संख्या और Va आयतन, जबकि Nb B के मोलों की संख्या और Vb B के आयतन है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं W अपान M WA अपान MA अपान VA बराबर WB अपान MB अपान VB।
जहां WA तथा WB विलयन A और विलयन B में उपस्थित विलेय पदार्थों के भार MA तथा MB दोनों विलयनों में उपस्थित विलेय पदार्थों के अणुभार तथा VA तथा VB आयतन है। अब हम बात करेंगे समदाबी विलयन की। समदाबी विलयन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि मान लो दो विलयन है, दोनों विलयनों के अगर दाब PA बराबर PB, दोनों विलयनों के वाष्प दाब अगर समान है तो इस प्रकार के विलयनों को समदाबी विलयन कहते हैं। नोट करेंगे समप्रासरी विलयन समदाबी भी होते हैं। बात करेंगे अति प्रासारी विलयन और अल्प प्रासारी विलयन। ये दो प्रकार के हो गए समप्रासारी विलयन में के बाद फिर बात करें हम अति प्रासारी विलयन और अल्प प्रासारी विलयन। अति प्रासारी विलयन समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है उसे अति प्रासारी विलयन कहते हैं। अति का अर्थ होता है अधिक, अर्थात दो विलयन ले लिए A और B, अगर A का प्रासरण दाब अधिक है तो कहेंगे कि A अति प्रासारी विलयन है, अर्थात जिस विलयन का भी A या B किसी में जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होगा उसको कहेंगे अति प्रासारी विलयन। दूसरा है अल्प प्रासारी विलयन। अल्प का अर्थ है जिसका कम हो, अर्थात दो विलयन A और B लिए हैं तो दोनों विलयनों में से जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होगा उसे अल्प प्रासारी विलयन कहेंगे या कहते हैं।